नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, CCA रूल्स में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रोल एंड फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। इस सेशन में हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर है जो नहीं करना चाहिए और कुछ मैंडेटरी है जो करना ही चाहिए। सो इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो पार्ट 6 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज दिया हुआ है। रूल 14 है। रूल 14 में 24 सब रूल्स हैं। सो रूल 14 जो है वो अपने आप में एक प्रोसीजर का बुक है। तो रूल 14 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज। नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 to 9। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेजर पेनाल्टी तब तक इम्पोज नहीं की जा सकती है जब तक कि इंक्वायरी न हो जाए, एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी हेल्ड। एक प्रोसीजरल इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रोसीजरल इंक्वायरी से ट्रुथ सामने आना चाहिए और उसके अनुसार ही कोई मेजर पेनाल्टी इंपोज किया जा सकता है। तो उसके प्रोसीजर की भी हम चर्चा कर चुके हैं। इंक्वायरी अफसर के रोल एंड फंक्शन के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं और प्रेजेंटिंग अफसर के रोल एंड फंक्शन के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन में हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज द पर्सन who presents the case for the department। सो जो डिपार्टमेंट के सो कॉल्ड लॉयर हैं, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डूज फॉर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, राइट? Study all the original records of the case based on which the charges are framed and acquaint himself with the facts of the case thoroughly, including all the elements of misconduct committed by the charged officer। देखिए, ऐसा है, चार्ज्ड ऑफिसर ने कुछ मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट करने के बाद से प्रिलिमिनरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुए होंगे, उसके बाद से कुछ रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए गए होंगे और उसके बाद से चार्जशीट फ्रेम किया गया होगा। चार्जशीट फ्रेम करने के बाद से तब इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया होगा, जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर को और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नॉमिनेट किया गया होगा। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जितने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको एक बार वर्बेटिम स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि उन्हें सीक्वेंस ऑफ केस बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि वो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की स्टडी एक बार कर लें। बी इन ए पोजीशन टू असिस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर टू प्लान द स्टेटेज ऑफ रेगुलर हियरिंग पर्पसफुली। सो क्या करना है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज गोइंग टू असिस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इंक्वायरी। तो इसके लिए क्या करना है? इंक्वायरी ऑफिसर को जहां जहां जरूरत पड़ती है उनको प्लान बना करके असिस्ट करना है, सो दैट प्लान्ड मैनर में इंक्वायरी विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट हो सके। कलेक्ट ऑल लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड all statements of witness taken during the investigation if not received already। कई क्या होता है जनरली, जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया जाएगा, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया जाएगा, तो सारे पेपर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पेपर उठा करके वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दे देती है। जनरली सारे पेपर को दे देती है। जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको स्टडी करेंगे तब वो देखेंगे कि ये पेपर है कि नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेवेंट पेपर मिसिंग हो। प्रेजेंटिंग अफसर की ड्यूटी है कि जो रिकॉर्ड वहां पर नहीं दिख रहे हैं उस रिकॉर्ड को भी, उस स्टेटमेंट को भी अपने पास मंगा लें, सो दैट इंक्वायरी में बार बार प्रोबोन नहीं करना पड़े। इंक्वायरी को स्मूथ करने के लिए हमें स्टडी करना है रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद से इंक्वायरी अफसर को असिस्ट करना है, और रिकॉर्ड स्टडी करने के बाद से अगर लगता है कि कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, किसी और रिकॉर्ड की ज़रूरत है, तो दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंक्वायरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, राइट। Correlate each item of oral or documentary evidence to the statement of the imputation of misconduct and decide what is likely to prove or fails to prove. So क्या करना है, हर जितने भी मिसकंडक्ट होते हैं इस धरती पे, जितने क्राइम होते हैं, जितने ऑफेंस होते हैं, जितने मिसकंडक्ट होते हैं, उनका एक 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 सीक्वेंस होता है, एक एक छोटी चाहे बड़ी स्टोरी होती है। तो वो छोटी चाहे बड़ी जो स्टोरी है, वो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। और उसको सीक्वेंस में करने के लिए जो हमारे पास ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन सब को कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, लाइन में लगाना है, सो दैट माइंड मेकअप हो जाए कि ये एलिगेशन जो है, इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट, ये रिकॉर्ड है, इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट, ये रिकॉर्ड नहीं है। एक एक नतीजे के आसपास में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है। आपके पास एलिगेशन है और एलिगेशन के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट है, सो यू आर गोइंग टू प्रूव इट। एलिगेशन है और उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट या तो वीक है, नहीं तो नहीं है, विटनेस या तो वीक है और नहीं तो नहीं है, वो इंक्वायरी अफसर के सामने प्रेजेंट करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में दे मे फेल। तो इसलिए इसका ध्यान हमें रखना है। स्क्रूटनाइज द चार्जशीट एंड द डिफेंस स्टेटमेंट फॉर गिविंग अप अननेसेसरी फॉर्मल विटनेसेस एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग। देखिए ऐसा है, विटनेस तो लेना है, रिलेवेंट विटनेस लेना है, रिकॉर्ड लेना है, रिलेवेंट लेना है। रिलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के नाम पे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेके 55 तक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में ही है। क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है, ये जानना जरूरी है। दुनिया की सारी कहानियां मैं उस इंक्वायरी में न सुनने वाला हूं न सुनाने वाला हूं। उस इंक्वायरी में, उस ट्रायल में, उस हियरिंग में सिर्फ और सिर्फ वही बातें सुनी जाएंगी, वही बातें सुनाई जाएंगी जो उस इशू से रिलेटेड हो, एंड दैट इज नोन एज रिलेवेंट फैक्ट। सो हमें क्या करना है, रिलेवेंट फैक्ट वहां पर पुटअप करना है। इरिलेवेंट चीज को न हम पुटअप करेंगे, नाइदर विल अलाउ देम टू पुट, ऑब्जेक्शन डालेंगे। सुना होगा आपने ना कि इस केस से इस तथ्य का क्या संबंध है, तो इरिलेवेंट चीज नहीं लानी है। एंटिसिपेट व्हाट द चार्ज ऑफिसर इज लाइकली टू एडमिट, देन एडमिट, omit the evidence and intended to prove admitted facts or which is superfluous, right? तो क्या करना है, देखिए चीजें यह है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ही चार्ज ऑफिसर से पूछ लिया जाता है कि क्या आप चार्ज एडमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। बाद में भी चार्ज ऑफिसर को लगता है कि नहीं, ये तो प्रूव होगा ही होगा, एडमिट कर लो, शायद डिपार्टमेंट थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो इसलिए अगर एडमिट हो गया या लगता है कि ये एडमिट हो जाएगा, तो एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड।
जो एडमिट हो गया उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो जो एडमिट हो गया प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो उस रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड विटनेस की भी मुझे जरूरत नहीं है, उस आइटम से रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, उसको साइड में कर दीजिए, तब आगे बढ़िए। देखिए ऐसा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया, डॉक्यूमेंट एडमिट की बात हो रही है, एलिगेशन एडमिट की नहीं, एलिगेशन एडमिट की बात पहले हो रही थी। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया कि हाँ इसको हम इसमें फैक्ट मानते हैं, तो जब एडमिट हो जाएगा तो जो पर्सन हैंड ओवर कर रहा है, या तो उसको हम विटनेस में बुला करके उससे सुनेंगे, जिसके पास ये कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स रहा है उसको बुला करके इंक्वायरी अफसर के सामने ओरल स्टेटमेंट दिलवाएंगे, और नहीं तो जिसका ये रिकॉर्ड है, somebody has written this record, उनसे पूछा जाएगा क्या ये आपका रिकॉर्ड है, क्या ये आपकी हैंड राइटिंग है, क्या इस ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है इसकी जो प्यूरिटी है, इसकी जो सैंक्टिटी है, इसके बारे में आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। तो जो रिकॉर्ड लेकर के आएगा उसका भी आपको विटनेस बॉक्स में बुला करके उनसे इंक्वायरी ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दिलवाना पड़ता है। सो दैट पर्पस क्या है, सो दैट that witness can be cross-examined by the defense assistant or charged officer. Cross-examination तो करना पड़ेगा ना। Be in a position to collect necessary evidence and witness for the presentation at the regular hearing with greater precision. Keep all your witnesses present for hearing from day to day. देखिए क्या होता है, जब प्लान करके चलेंगे कि आज के डेट में इस आर्टिकल पर इस हेड पर हमें चर्चा करनी है, उस हेड से रिलेटेड आपको विटनेस रेडी रखना है, उस हेड से रिलेटेड आपको एविडेंस रेडी रखना है, और इंक्वायरी अफसर के सामने उनको प्रेजेंट करना है। सीधी सीधी सी बात है। प्लान करेंगे तो उसके अनुसार चल पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये एलिगेशन है, विटनेस कहाँ है, वो तो आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? आपको पता है ना, आपको पता है कि आप क्या एलिगेशन है आपके सामने है, उसको प्रूव करने के लिए विटनेस रिकॉर्ड्स आपको लेके आना है, उसको झूठ मुर्गा टालम टोल करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैज टू कीप ऑल विटनेसेस प्रेजेंट फॉर हियरिंग फ्रॉम डे टू डे। ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ड्यूटी में आता है। Before departmental witnesses are examined at the inquiry, it would be desirable to meet them in advance and refresh their memory by referring to their statements recorded at their time of investigation. देखिए क्या होता है, एक मिसकंडक्ट होता है, मिसकंडक्ट के बाद से डिपार्टमेंट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बहुत से स्टेटमेंट लोगों से लिए जाते हैं, जिनसे जिनसे स्टेटमेंट लिए गए वे विटनेस हो गए, और कुछ समय बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी करनी चाहिए तो इंक्वायरी किया जाता है। इंक्वायरी के बाद जो ट्रायल शुरू होता है, जो हियरिंग शुरू होती है इंक्वायरी अफसर के सामने, और जो इंसिडेंट हुआ रहता है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप ज्यादा हो जाता है। जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, उसके बाद से हियरिंग हो रही है, इन सब में टाइम गैप बढ़ता जाता है। जब टाइम गैप बढ़ता जाता है तो जो ह्यूमन मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी धीरे धीरे इरेज होने लगती है, धीरे धीरे वीक होने लगती है। रिकलेक्ट करना उतना एज इट इज रिकलेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम है एलिगेशन को प्रेजेंट करना विद द विटनेस एंड एविडेंसेस।
तो ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये सबसे अच्छी ड्यूटी ये रहेगी कि जिस विटनेस को हमें विटनेस बॉक्स में बुला करके इंक्वायरी ऑफिसर के सामने एग्जामिनेशन करना है, उसको पहले ही एग्जामिनेशन से पहले, आउट ऑफ द इंक्वायरी एग्जामिनेशन से पहले ही उस विटनेस से मिल करके उनकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दें। वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। उसमें लॉयर्स को कुछ टाइम दिया जाता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गोविंदा को बीच बीच में वो 10-10 मिनट का ब्रेक मिल लेता है और उसमें वो नए नए फैक्ट्स लेकर के सामने आता है। तो ये अलग बात है, ये और बात है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उतने लंबे चौड़े खींचने की आवश्यकता नहीं होती। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये है कि जिस विटनेस को मुझे एग्जामिन करना है, क्योंकि मेरे एग्जामिन करने के बाद से जो चार्ज्ड ऑफिसर है या उनके जो डिफेंस असिस्टेंट हैं वे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो विटनेस कमजोर रहेगा, उसकी मेमोरी फेड हो गई होगी, कुछ याददाश्त कम हो गया होगा, तो वहां पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है। अच्छा रहेगा, नॉट ड्यूटी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए अच्छा रहेगा कि जो विटनेस है उनको उनसे एडवांस में ही मिल लीजिए और मिल के उनको बता दीजिए कि आपका स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे हम प्रूव करने जा रहे हैं। आप अपने स्टेटमेंट को ठीक से देख लीजिए, तैयार भी कर दीजिए। आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई अपने देने के लिए तैयार रहना है। तो इस तरीके से क्या करना है, जो विटनेस है उससे एडवांस में मीटिंग किया जा सकता है, राइट। रिमेंबर द पॉइंट्स व्हिच आर जनरली रेज्ड बाय डिफेंस, मेला फाइट्स, नेचुरल जस्टिस, बर्डन ऑफ प्रूफ, इक्विप योरसेल्फ फुली हाउ टू मीट देम। क्या होता है एक जनरल ट्रेंड बन गया है, एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि चार्ज ऑफिसर चाहे उसका जो डिफेंस असिस्टेंट है वो जहां प्रूव नहीं कर पाएंगे वहां पर वो बोलेंगे सर ये जो है ये मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, डिपार्टमेंट का इनके साथ बनता नहीं था और सो के साथ बनता नहीं था, इसलिए ये मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, या ये जो प्रोसेस हो रहा है वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, या बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है। ये सब बातें चलती हैं। These all are the part of hearing, these all are the part of trial। तो जब ये पार्ट ऑफ ट्रायल है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि ऐसे ऐसे ट्रेबलस क्वेश्चंस को, इश्यूज को टैकल करने का टैक्टिस आना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई मेलाफाइड इंटेंशन बोलता है, चेक कीजिए अपने रिकॉर्ड्स, पहले से चेक कीजिए, वहां पर पट से शांत मत हो जाइए, पहले से चेक कीजिए, शांत हो गए तो एक्सेप्टेंस में जाएगा। चेक कीजिए, बाउंस बैक कीजिए। कोई नेचुरल जस्टिस का हवाला देता है, बाउंस बैक कीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई हवाला देता है तो ये सत्य है कि अगर एलिगेशन हम लगाए हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा है, हम ही प्रूफ करेंगे। लेकिन कुछ और इश्यूज जो चार्ज ऑफिसर अपने तरफ से लगा रहा है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन्हीं के पास होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का भी इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 100 से शुरू हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है? जनरली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो एलिगेशन लगा रहे हैं उन्हीं की ड्यूटी है प्रूफ करना। प्रिजम्पशन वहां पे नहीं चलते, कंक्लूसिव प्रूफ वाली इशू नहीं है। अगर एलिगेशन हम लगा रहे हैं तो प्रूफ हमें ही करना है। हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। देखिए ऐसा है, इंक्वायरी होगी तो उसमें बहुत से इशू उठेंगे, बहुत से इशू उठेंगे, बहुत से पॉलिसी चैलेंज किए जा सकते हैं, बहुत से प्रोसीजर चैलेंज किए जा सकते हैं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर शुड बी
रेडी टू रिस्पॉन्स इट। कैसे होंगे? जब तक उनके पास डिपार्टमेंट की जितने पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, उनका नॉलेज नहीं होगा, ही मे नॉट बाउंस बैक। इसलिए ये एक ओनस है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर should have thorough knowledge of the departmental policies and procedures। आपका चैनल एजीकेजी स्टडी, जिसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। He may re-examine the prosecution witnesses। So जो विटनेसेस आएंगे, विटनेसेस को तो एग्जामिन करना है ना, एग्जामिन करने के बाद से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आपको हम बताए थे कि अगर एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर मैं विटनेस लेकर के आता हूं, तो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने ट्रायल में मैं कुछ प्रश्न उससे पूछूंगा और उसके वो जवाब देंगे। जितने भी चीजें रिकॉर्ड में है वो सब इंक्वायरी ऑफिसर के सामने भी कहलवाना है, इसलिए उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। तो हम प्रश्न पूछेंगे, उसको वो जवाब देंगे, इंक्वायरी ऑफिसर नोट करेंगे, वो एग्जामिनेशन कहलाता है। लॉ ऑफ एविडेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। वो जो विटनेस हम लाए हैं उसकी वेरासिटी चेक करने के लिए, वो सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है, उससे असत्य कहवाया जा रहा है क्या, इसके लिए जो अपोनेंट पार्टी है वो उस विटनेस से जो प्रश्न पूछेगी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए इशू भी आ सकते हैं, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए इशू आते हैं तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस को री एग्जामिन करना पड़ेगा। यहां पर हम आपको बताते चलें, जब हम हियरिंग में जाते हैं तो विटनेस दो कैटेगरी में हम विटनेस को रखते हैं। एक वो जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफिसर के तरफ से प्रूफ करने के लिए है, उनको हम प्रोसिक्यूशन विटनेस कहेंगे। और कुछ ऐसे विटनेस जो चार्ज ऑफिसर लेकर के आ रहे हैं, डिफेंस असिस्टेंट लेकर के आ रहे हैं, उनको हम डिफेंस विटनेस कहेंगे। डायरी में PW और DW मेंशन किया जाता है, राइट। Keep an eye on the procedural aspect at the different stages of the disciplinary proceeding and aid the inquiry authority in securing proper compliance of such rules। So क्या करना है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, उसके अपने स्टेजेज होते हैं, स्टेजेज सही से निकले, इस तरीके से हमें इंक्वायरी करनी है कि अपील में जाकर के क्वेश्चन हो जाए, तड़ाम से गिर ना जाए। प्रोसीजर तो हमें फॉलो करना ही है। सो ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि एकदम अलर्ट रहना है कि हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एज द इंक्वायरी प्रोसीड्स, टेक डाउन नोट्स सो दैट यू डोंट लीव आउट पॉइंट्स टू बी कवर्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए जी, ये बहुत अच्छी बात है। इंक्वायरी में एग्जामिनेशन हो, चाहे उस पार्टी का हो चाहे इस पार्टी का, विटनेस चाहे उस पार्टी का हो चाहे विटनेस इस पार्टी का, बीच बीच में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना है। नोट डाउन करने से ये फायदा होगा कि एक तो उस पॉइंट को हम क्रॉस एग्जामिनेशन में वेरीफाई कर सके। अगर कुछ पॉइंट हमें दिख रहा है तो उस पॉइंट को नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको हम वेरीफाई करेंगे उस डिफेंस विटनेस से। और दूसरी चीज ये होती है नोट कर लेने से कि रिटन ब्रीफ देना होता है लास्ट में जो रिटन ब्रीफ देना होता है उसके लिए पॉइंट तो चाहिए ना। ऐसे हवाई में बातें करेंगे टिकेंगी नहीं। तो इसलिए ये ड्यूटी बनती है प्रेजेंटिंग ऑफिसर की कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहें। Throughout the conduct of the inquiry, you should conduct yourself in such a manner that the charge officer will have no reason to feel that you have any undue influence over the inquiry authority। क्या होता है, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी ऑफिसर को लगाया है और डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर को लगाया है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट के तरफ से है।
तो बायस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं करेंगे जिससे लगे कि प्रोसिक्यूटिंग अफसर, प्रेजेंटिंग अफसर और इंक्वायरी अफसर मिले हुए हैं, हेल्प करेंगे एक दूसरे का। मिले हुए वाली चीज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पार्शलिटी का इशू हो जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी चीज तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक उनको लगता नहीं है कि इस एलिगेशन को, दैट एलिगेशन हैज बीन सपोर्टेड बाय विटनेसेस एंड एविडेंसेस। सो प्रेजेंटिंग अफसर को प्रेजेंट करते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि उन पर पार्शलिटी का किसी न किसी प्रकार से इशू न आ जाए, उसको ध्यान में रखना है। लीड फ्रेश एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू फर्दर क्लैरिफाई। देखिए क्या है, जब जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कई बार न्यू इशू भी आ सकते हैं और कई बार डिपार्टमेंट भी कुछ एक्सप्लोर करके दे सकती है। तो अगर नए इशू आ जाते हैं, नए एविडेंस आ जाते हैं, नए विटनेसेस आ जाते हैं, उनको भी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग रेज करना है, ये आपके सपोर्टिंग में हो सकते हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबमिट योर ब्रीफ इन टाइम। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सीवीसी ने 6 मंथ का टाइम फ्रेम दिया है एक इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। 6 मंथ कोई कम नहीं होता। तो जब कंक्लूड हो गई इंक्वायरी, तो इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद से इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को और चार्ज ऑफिसर दोनों को कहते हैं कि सबमिट योर ब्रीफ इन, सबमिट योर रिटन ब्रीफ। तो रिटन ब्रीफ के लिए प्रोबेबली 15 डेज का टाइम दिया जाता है। 15 डेज में सबमिट कर दीजिए, सो दैट इंक्वायरी कैन बी सबमिटेड वेल इन टाइम। अब है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉन्ट्स है, वो तो थे कि डूस, अभी क्या है, डॉन्ट्स है। ये हमें नहीं करना है। क्या है, ट्राई टू गेट एडजर्नमेंट। देखिए आपका काम क्या है, जितना टाइमली इंक्वायरी आगे बढ़ सके कराइए। झूठ मूठ का, अननेसेसरी का एडजर्नमेंट नहीं लेना, इट विल डिले द प्रोसीडिंग। हम एडजर्नमेंट क्यों ले भाई, डेट फिक्स किया जा रहा है इंक्वायरी अफसर के द्वारा, वेल इन एडवांस डेट बताया जा रहा है, 1 वीक 10 डेज पहले बताया जा रहा है, तो उसके अनुसार विटनेसेस एंड एविडेंसेस हम रेडी रखेंगे, रेडी रख करके प्रेजेंट करेंगे। सो कभी भी हमें एडजर्नमेंट की तरफ नहीं जाना है, इसको ध्यान में रखना है। एज्यूम द रोल ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए ऐसा है, क्रिमिनल केसेस में कहानी अलग होती है। क्रिमिनल केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बिकम एग्रेसिव ऑल्सो, क्योंकि वहां पर किसी की जान का गई है और किसी की जान जा सकती है। वहां पर ग्रेव इशू नहीं है, क्राइम हुआ है, और यहां पर क्राइम नहीं हुआ है, डिपार्टमेंटल इश्यूज है, अपने ही लोग हैं जिन पर कुछ एलिगेशन लगे हैं। तो एलिगेशन कितना स्टैंड करते हैं उसके लिए हमें अपने इंक्वायरी अफसर को असिस्ट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एग्जामिन योर विटनेसेस ऑन इश्यूज नॉट रिलेवेंट टू द चार्ज। ये तो मैंने पहले ही बताया कि रिलेवेंट फैक्ट पर ही हमें विटनेस को एग्जामिन करना है। इरिलेवेंट फैक्ट को ना हम एग्जामिन करेंगे और ना ओपोनेंट को उससे करने देंगे, नहीं करने देंगे। फैक्ट का हमें ध्यान रखना है। Expect the charge officer to disprove the charges so long as the burden of proving the charge is not discharged by you। देखिए ऐसा है, चार्ज हमने लगाया है, एलिगेशन जो है डिपार्टमेंट ने लगाया है, डिपार्टमेंट के तरफ से हमें लगाया गया, इसका मतलब कि मैंने चार्ज लगाया है। तो अगर मैंने चार्ज लगाया है, एलिगेशन मेरी तरफ से है, तो प्रूफ भी तो मुझे ही करने हैं ना। इसकी उम्मीद ये ना कीजिए कि चार्ज मैंने लगाया और चार्ज अफसर प्रूफ करेगा, सर ये ले लीजिए, सर ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, मैं चार्ज प्रूफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होना है, चार्ज आप लगाएं तो प्रूफ आप कीजिए। पुट लीडिंग क्वेश्चंस टू योर विटनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। देखिए साहब ऐसा है,
लीडिंग क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 141 के आसपास में लीडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। 138 क्रॉस एग्जामिनेशन 141 के आसपास में लीडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में। लीडिंग क्वेश्चन को आपको यहाँ पर नहीं, विटनेस के सामने लीडिंग क्वेश्चन पुट नहीं करना है। प्रश्न ये उठता है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो आंसर को सजेस्ट करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। और इससे हल्के में ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी रिप्लाई यस और नो में होती है, उनको लीडिंग क्वेश्चन माना ही जाता है। जैसे, क्या आपका ही नाम राम है? यस। क्या आप एडमिन में काम करते हैं? यस। ये सब लीडिंग क्वेश्चन है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका रिप्लाई ये हो सकता है। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रश्न ही पूछना है। पूछिए, आपका नाम क्या है? लेट हिम से उनका नाम क्या है, आप किस ब्रांच में काम करते हैं, बताने दीजिए उनको किस ब्रांच में काम करते हैं। सो लीडिंग क्वेश्चन हैज टू बी अवॉइडेड। और लीडिंग क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो अपोनेंट पार्टी उसको चैलेंज करती है। कोर्ट में भी ऐसा होता है, लीडिंग क्वेश्चन अपोनेंट पार्टी अपोज करती है। लीडिंग क्वेश्चन इज परमिसिबल ओनली एंड ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये फैक्ट सामने आ चुके हैं। एग्जामिनेशन में आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम है, ये सामने आ चुका है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो पूछा जा सकता है, डिफेंस लॉयर जो होंगे वो पूछ सकते हैं, क्या आपका ही नाम राम है? अब आप बताइए यस और नो, क्योंकि उससे रिलेटेड अगला फैक्ट करने उनके पास है, प्रूव डिसप्रूव करने के लिए। सो लीडिंग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। डिले सबमिशन ऑफ योर रिटन ब्रीफ टू द IIO। सो अपने रिटन ब्रीफ को डिले नहीं लेना है, डिले में नहीं करना। अपना रिटन ब्रीफ अगर 15 दिन का टाइम है, 12 दिन में कर दीजिए, अपने तरफ से डिले नहीं करना है, राइट। आपका दूसरा चैनल CKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस चैनल पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के सारे स्टडी मटेरियल हैं और डेप्यूटी डायरेक्टर के एग्जामिनेशन के सारे स्टडी मटेरियल हैं। कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है, कुछ एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल है। इसको भी आप देखें, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।